नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि शिवसैनिकों की एक पहचान रही है। वो हमेशा से महाराष्ट्र की राजनीति में दहाड़ते हुए देखे गए हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि उद्धव ठाकरे इतने झुक गए? वो हर तरह से समझौता करते हुए दिख रहे, आखिर क्यों? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है, इसको समझना चाहिए। पहले उद्धव ठाकरे के झुकने के संकेतों पर बात करते हैं। हिंदुत्व की राजनीति का दम भरने वाले उद्धव ठाकरे इतने कमजोर साबित कैसे हो गए हैं कि उनके पांव के नीचे इतनी बड़ी साजिश हो गई और उनको पता ही नहीं चल पाया। पहली बात, उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव किया तो अपने भाषण में ना तो किसी साजिश का जिक्र किया, ना हमलावर तेवर अपनाए, ना किसी पार्टी या ना किसी व्यक्तित्व को घेरा। जबकि शिवसैनिक हमलावर होता है, पर उद्धव का पूरा भाषण सुनकर ऐसा लगा मानो वह बहुत डरे हुए हैं। आप याद कीजिए, बाला साहब ठाकरे के समय में यदि कोई पार्टी से गद्दारी करता था तो उसके खिलाफ काफी सख्त रवैया अपनाया जाता था, लेकिन अब ऐसा दिख नहीं रहा है। उल्टे उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। इसीलिए सवाल यह है कि आखिर उद्धव ठाकरे इतने झुके हुए क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा है कि उन्हें सत्ता से कोई लालच नहीं है, सत्ता छोड़ना चाहता हूं। विधायक कहेंगे तो पार्टी प्रमुख का पद भी छोड़ दूंगा, मुख्यमंत्री का पद भी छोड़ दूंगा, अब सत्ता उनके हाथ से जाने को है। यह उद्धव ठाकरे की भाषा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आखिर हालात यहां तक कैसे पहुंच गए और शरद पवार तक साथ देने के लिए तैयार खड़े हुए क्यों नहीं दिख रहे? आइए बात को शुरू से ही शुरू करते हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी और शिवसेना एक साथ चुनाव लड़े थे और बहुमत हासिल किया था। जब सरकार बनाने की बात आई तो बीजेपी का कहना था कि गठबंधन इस शर्त पर हुआ था कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन शिवसेना का कहना था कि दोनों पार्टियों के बराबर मंत्री बनाए जाएंगे और मुख्यमंत्री पद का बंटवारा 2.5 साल के लिए किया जाएगा। ऐसा तय हुआ था, लेकिन बीजेपी इससे मुकर रही है। यह शिवसेना का आरोप रहा है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस कहते रहे हैं कि उनके साथ धोखा किया गया है। और इसी आरोप प्रत्यारोप के बाद शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया और सरकार बना ली। लेकिन सरकार बनते ही महाराष्ट्र की राजनीति के सीन में एंट्री होती है ईडी की, सीबीआई की, इनकम टैक्स की और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की। आप गौर कीजिए, जब से महाराष्ट्र में सरकार बनी है, इन एजेंसियों की ओर से एनसीपी और शिवसेना के नेताओं के खिलाफ छापे की कार्रवाई चलती रही है। समय समय पर किसी न किसी नेता के खिलाफ कार्रवाई होती रही है। 2 मंत्रियों को ईडी की कार्रवाई के बाद जेल जाना पड़ गया, एक अनिल देशमुख और दूसरे नवाब मलिक। एनसीपी नेता अनिल देशमुख के खिलाफ अप्रैल 2021 में सीबीआई ने वित्तीय भ्रष्टाचार के आरोप में केस दर्ज किया। 100 करोड़ की रिश्वतखोरी का आरोप लगा। नवाब मलिक के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है। गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके कुछ करीबी सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 23 फरवरी को मलिक को गिरफ्तार कर लिया। अनिल देशमुख और नवाब मलिक को जेल में होने के बाद विपक्ष के नेताओं में शायद यह मैसेज चला गया कि बीजेपी के साथ है तो सुरक्षित है और बीजेपी के साथ नहीं है तो एजेंसियों के निशाने पर है, एजेंसियों का खतरा है। इससे शिवसैनिकों में और शिवसेना के विधायकों में डर बैठ गया और उन्हें लगा कि अगला नंबर उनका भी हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि एक विधायक प्रताप सरनाइक ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर ईडी सीबीआई से बचाने और बीजेपी के साथ हाथ मिला लेने की गुहार लगाई थी। यानी धीरे धीरे खुद शिवसेना के विधायकों में यह संदेश जाता रहा कि उद्धव ठाकरे उनको बचा नहीं पाएंगे, वो कमजोर साबित हो रहे हैं और हम लोगों ने गलत लोगों के साथ हाथ मिला लिया है। आइए अब आगे दूसरी बात पर आते हैं। उद्धव ठाकरे की सरकार में गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय एनसीपी के पास है। आरोप लगते रहे हैं कि ये दोनों मंत्रालय महत्वपूर्ण है, लेकिन शिवसेना के नेताओं को सरकार की ओर से फंड रिलीज नहीं हो रहा है, क्योंकि फंड रिलीज होने में इन्हीं दोनों मंत्रालयों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, भूमिका रहती है। इससे भी शिवसेना के विधायक काफी नाराज रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि यह बात कई बार पार्टी के नेताओं ने उद्धव ठाकरे के सामने रखी, लेकिन वो हर बार यही कह देते थे कि मैं बात करूंगा, लेकिन इसका कोई समाधान उद्धव ठाकरे नहीं दे पा रहे थे। इस कारण भी धीरे धीरे शिवसेना के विधायकों में एक बात घर करती चली गई कि वो बात यह कि गठबंधन एक समान वैचारिकता के साथ होता है, एक समान विचारधारा वाले लोगों के साथ होता है और हम लोगों ने गलत लोगों से हाथ मिला लिया है।
आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी से अलग होने के बाद शिवसेना के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि वह कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ विचारधारा के लेवल पर एडजस्ट कैसे करे। लेकिन जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी तो धीरे धीरे शिवसेना की सॉफ्ट हिंदुत्व की नई छवि देखने को मिलने लगी। इस नई छवि को उद्धव ठाकरे गढ़ रहे थे और उद्धव ठाकरे यह रास्ता इसलिए बना रहे थे कि वो मानकर चल रहे थे कि इस रास्ते से शिवसैनिकों और एनसीपी कांग्रेस के बीच तालमेल बैठाया जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे इसका असर उल्टा होता चला गया। शिवसेना ने हमेशा हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति की है, इसीलिए शिवसेना के अंदर समस्या दिखने लगी। विधायकों से लेकर जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं तक सॉफ्ट हिंदुत्व वाली छवि से तालमेल बैठाने में मुश्किल आने लगी और इस वैचारिक कंफ्यूजन को एकनाथ शिंदे ने अवसर में बदल दिया और भाजपा ने उसको बैकअप किया। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। आप तस्वीर के एक तीसरे एंगल की ओर भी चलते हैं, उसको भी समझना चाहिए। उद्धव ठाकरे के इस सॉफ्ट हिंदुत्व के कारण महाराष्ट्र में हिंदुत्व की राजनीति का एक वैक्यूम पैदा हो गया। आप गौर कीजिए, राज ठाकरे अपने बयानों और कार्यक्रमों के जरिए इस खाली स्थान को भरने की कोशिश करने लगे। अब यह जो जगह खाली हो गई थी, इसको भाजपा या राज ठाकरे धीरे धीरे भर रहे थे। ऐसे में भी शिव सैनिकों को लग रहा था कि उद्धव ठाकरे की राजनीति गलत है और सरकार पर उनकी पकड़ भी कमजोर है और हम लोगों ने गलत लोगों के साथ हाथ मिला लिया है। इन सब हालातों में शिवसैनिकों को बार बार एहसास हो रहा था कि शिवसेना को भाजपा के साथ सत्ता में रहना चाहिए, क्योंकि शिवसेना के कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने से हिंदुत्व का बाला साहब ठाकरे का सपना टूट रहा है। शिवसेना उस लाइन से भटक रही है, शिवसेना उस लाइन पर नहीं चल पा रही है जिसको बाला साहब ठाकरे खींच कर गए थे और उस लाइन पर चलने के लिए भाजपा का साथ जरूरी है। इसीलिए और भाजपा लगातार उसी लाइन को वहां पर फॉलो कर रही थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह जो मौजूदा संकट दिख रहा है, यह एक साथ नहीं आया है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जब महाराष्ट्र के मौजूदा संकट को लेकर मीडिया ने शरद पवार से पूछा कि क्या एनसीपी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकती है, तब उन्होंने कहा कि इस सवाल का कोई मतलब नहीं है, सरकार गिरती है तो एनसीपी विपक्ष में बैठ सकती है। अब सवाल यह उठता है कि शरद पवार ऐसा क्यों कह रहे हैं, जबकि शरद पवार ने हर बार सरकार को गिरने से बचाया है। ऐसा तो नहीं है कि सरकार पर पहली बार संकट आया है, पिछले 2.5 साल में बार बार संकट आया है और उन्होंने बचाया है, लेकिन अब की बार वो शांत है। उन्हें शायद ये बात पता है कि अब शिवसेना को साथ लेकर चलना मुश्किल है। उद्धव ठाकरे भले ही राजी हो जाए, लेकिन शिवसेना के भीतर का एक बड़ा गुट कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाने के विरोध में आ गया है। शरद पवार राजनीति को बहुत दूर से समझ लेते हैं और देख लेते हैं। ऐसे में वो एक किनारे पर खड़े हो गए और खुद उद्धव ठाकरे भी मजबूर है और शायद इसीलिए उद्धव ठाकरे झुके झुके से लग रहे हैं, थके थके से लग रहे हैं, वो सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं। अंत में एक बात कहना चाहूंगा, सचमुच अपनी विचारधारा से समझौता करना बड़े संकट को बुलावा देने वाली बात हो सकती है। इसका सबसे ताजा उदाहरण महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे साफ साफ दिख रहे हैं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।